मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग गवर्नर जनरल का बता रहे थे ना, इसका कहाँ तक बताया? लॉर्ड रिटन का क्या काल था? 1869 से 1882, 1876 से 1880 लॉर्ड रिटन। इनके बारे में लिखवाएंगे नहीं? अब इनके बाद आएगा लॉर्ड रिपन। गवर्नर जनरल जो भारत में आए थे, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ये जो लॉर्ड रिपन है, ये भारत के सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। जितने भी गवर्नर जनरल अभी तक हुए थे, उनमें सबसे उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कार्य किए जो भारतीय के लिए सहयोग की भूमिका ली थी। यानी भारत के लोग जो चाहते थे उस समय, तो उन्होंने ऐसे काम किए कि जिससे भारत का के लोगों के लिए एक विकास का काम हुआ है। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन का जो काल था 1800 लिख लीजिए 80 से लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, 1880 से 1884। देखिए लॉर्ड रिपन के काल में क्या कह रहा है? इस देखिए जो जनगणना पहली हुई थी किसके काल में थी? लॉर्ड मेयो के काल में, लेकिन स्थायी जनगणना लॉर्ड रिपन जिसका काल है 1880 से 1884, इनके काल में स्थायी जनगणना की शुरुआत हुई। स्थायी जनगणना होती है ना, कब कब होती है? हर 10 साल में होती है। ठीक है, तो इससे पहले कब हुई थी? 2011। अब जो जनगणना की जो रिपोर्ट आएगी वो 2021 की जनगणना की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे रिपोर्ट आएगी। 11 की रिपोर्ट, यानी हर 10 साल जनगणना हो रही है। 10 साल के बाद कितनी जनगणना में कितना विकास हुआ है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, क्या है, जैसे उसका समय लगता है 2 से 3 साल लगेगा। कहने का मतलब ये 2011 से 2021 तक इस 10 साल के अंदर का आंकड़ा लेंगे, और उस आंकड़ा लेने के बाद, लेकिन वो आंकड़ा इतनी जल्दी तो आएगा नहीं, वो आंकड़ा सबका घर घर जाके सर्वे करेंगे, तो वो समय लगता है। एक से ये हमें लगता है 2023 में ये आपके सामने आंकड़ा आएगा। तो ये जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा कहलाएगा 2011 से 2021 से। तो यानी जो रिपन थे उन्हीं के काल में जो जनगणना 10-10 साल के अंतर में हुई, वो जनगणना आज भी चल रही है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है? यानी जो 10 साल, हर 10 साल में जो जनगणना होती है वो रिपन ने ही शुरू की थी, और रिपन के बाद से इतिहास से आज तक वो चलता चला आ रहा है। ठीक है, रिपन के काल में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था। ये फैक्ट्री एक्ट क्या होता है? उस समय इंडस्ट्री में काम करवाया जाता था, छोटे मोटे जो उद्योग होते थे उसमें काम करवाने के लिए कितने काम करने की सीमा होनी चाहिए, क्या बच्चों को कितने काम तक करके, कितने कम उम्र से कितने उम्र तक को काम देना चाहिए कि नहीं, ये जो सारे नियम का जो प्रावधान दिया गया था वह प्रथम फैक्ट्री एक्ट ये पारित किया गया था 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन। आज भी फैक्ट्री एक्ट है, आज भी उद्योग में जैसे इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं तो जो उनका कार्यकाल होता है कि 8 घंटे काम करना है, 10 घंटे, वो इसी नियम के तहत कि 14 साल से कम के बच्चों को काम
काम नहीं लगाया जाता है। तो ये जो नियम है इसकी शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के काल में। तो लिख लीजिए आप लोग 1881 ईस्वी में, 1881 में प्रथम फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। 1881 ईस्वी में। देखिए स्कूल, जैसे आजकल जो विद्यालय में एजुकेशन चल रहा है, उस समय जब अंग्रेजों के ज़माने में भी विद्यालय में शिक्षा की क्या व्यवस्था हो तो उस समय से ही आयोग बनने लगे थे। पहले लॉर्ड डलहौजी के समय में विश्वविद्यालय में एक आयोग बनाया गया। अब लॉर्ड रिपन जब गवर्नर जनरल भारत बन के आए थे तो उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा कैसे दी जाए, इसकी जांच के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है हंटर आयोग। यह हमेशा पूछा जाता है कि हंटर आयोग का गठन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में। आपका जो क्वेश्चन आएगा आप लोग समझते चलिए कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि हंटर आयोग किसके या हंटर आयोग का संबंध किससे है, उच्च शिक्षा से है, माध्यमिक शिक्षा से है कि प्राथमिक शिक्षा। तो हंटर आयोग का संबंध प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा से। लिख लीजिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हंटर आयोग की स्थापना हुई। पचासी ईस्वी। यहाँ एक चीज और लिख लीजिए, हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है। हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक चिकित्सा से है। प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा नहीं, सॉरी, प्राथमिक शिक्षा से, ठीक है, हंटर आयोग का संबंध है। इसके बाद इनके काल में एक विवाद हुआ था, इल्बर्ट विवाद। 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। इनका काल कितना लिखाया गया? 84 लिखाया गया ना। तो ये आप 84 ही कर लीजिए, 85 नहीं 84 कर लीजिए, वो गलत लिख दिया गया है, ये 84 कर लीजिए। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? इल्बर्ट एक न्यायाधीश थे, ठीक है, एक आयोग का गठन हुआ था। इसमें पहले ये हुआ था कि ब्रिटिश काल में जो उच्च पद था वो भारतीयों को नहीं दिया जाता था, लेकिन इनके काल में एक आयोग ने ये सिफारिश कर दिया कि भारत में उच्च पद जो है वो भी भारतीयों को दिया जाएगा, जिससे सभी भारतीय जो निम्न वर्ग के अधिकारी थे उनके लिए ये बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन बाद में ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों ने विरोध कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी अंग्रेज लोग रहते थे। उन्होंने कहा कि कोई भारतीय अधिकारी हमारे ऊपर शासन नहीं करेगा, इसलिए विवाद हो गया और इस जो बिल था, ये कानून था, इसको वापस ले लिया। तो यही इल्बर्ट बिल कानून था उस समय में, जो रिपन के समय में पारित हुआ, बाद में वापस लिया गया।
पहले जैसे उच्च पद पर भारतीयों को नहीं प्रमोशन होता था, लेकिन रिपन के काल में इल्बर्ट ने एक आयोग गठन किया। उन्होंने सिफारिश कर दी कि भारतीय भी उच्च पद को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण, अंग्रेज मतलब यहाँ पे जो अंग्रेज निवासी रहते थे वो भी भारत में रहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई भारतीय उनका मुकदमा करे, इसलिए ये क्या कहते हैं विरोध हो गया और इल्बर्ट को अपना बिल वापस ले लिया। इसी कारण इनके काल में श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत मतलब वो अंग्रेजों ने खुद विद्रोह किया। पहला लॉर्ड क्लाइव के काल में हुआ था विद्रोह, लिखाए हैं हम आपको क्यों हुआ था लॉर्ड क्लाइव के काल में। वो नहीं, सैनिकों की नियुक्ति को लेकर हुआ था। सैनिकों जो थे वो भत्ता चाहते थे, अंग्रेज सैनिक भत्ता चाहते थे कि जहाँ पे उनको उस समय भत्ता मिलता था, जो सीमा पे काम करते थे उनको भत्ता दिया जाता था। लॉर्ड क्लाइव सिंह केवल उनको सैनिकों को भत्ता देते थे, जो अंदर यानी शहर अंदर जो काम करते थे उनको भत्ता नहीं दिया जाता था। इसलिए ये श्वेत विद्रोह पहले वहां पे हुआ था और लॉर्ड रिपन के काल में, लिख लीजिए, लॉर्ड रिपन के काल में द्वितीय श्वेत विद्रोह हुआ, लिख लीजिए। लॉर्ड रिपन के काल में द्वितीय श्वेत विद्रोह हुआ। देखिए, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? पंचायत या नगर पालिका। गांव में जो कानूनी देखभाल करती है वो उसको क्या बोलते हैं? पंचायत बोलते हैं ना। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, फिर जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, फिर जिला पंचायत। और इसी तरह शहर में भी काम करती है, जैसे सभा क्या कहते हैं, मोहल्ले में जो काम करती है, जिले में नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है। ये सारे जो काम करते हैं इनको कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, मोहल्ले में जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन। तो पहली बार भारत में कब आया स्थानीय स्वशासन? नगर, ये आया लॉर्ड रिपन के काल में। नगर पालिका काम करती है ना, ये नगर पालिका कब, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में कब नगर पालिका की शुरुआत हुई, किसके काल में? तो ये आएगा लॉर्ड रिपन के काल में। लिख लीजिए, लॉर्ड 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। स्थानीय लिख लीजिए, स्वशासन की शुरुआत हुई। आज है कि नहीं स्थानीय स्वशासन है? कैसे? वार्ड होता है, मोहल्लों में वार्ड होता है, नहीं होता है? वार्ड से बड़ा, वार्ड से बड़ा, फिर नगर पालिका होती है, फिर नगर निगम होता है ना। बस्ती में क्या काम करती है? नगर पालिका की नगर निगम, और गोरखपुर में निगम। तो नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? नगरों में थोड़ा निगम काम करता है और डिस्ट्रिक्ट में पालिका है। डिस्ट्रिक्ट में या मतलब सब डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो नगर पालिका काम करती है, और नगर जैसे हो गए, महानगर हो गए, उसमें नगर पालिका डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका काम करती है, जिले में डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट हो गया, नगर पालिका करती है। और जैसे नगर हो गए, महानगर हो गए, उसमें नगर निगम करती है। महानगर में नगर निगम होता है, छोटे शहरों इसमें जनसंख्या से कि जिस शहर की जनसंख्या के अकॉर्डिंग तो डिसाइड किया जाता है कौन सा महानगर है, कौन सा नगर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। वही चीज, जैसे नगर निगम वहाँ पे आएगा जहाँ 5 लाख से ऊपर
जनसंख्या रहती है शहर में तो वहाँ नगर निगम काम करते हैं। इसको समझ लीजिए जी, इसको जो हम लोग बोलते हैं वो वास्तव में जनसंख्या पे डिपेंड करता है। अगर शहर में जहाँ भी आपके नगर निगम है, जैसे लखनऊ में है, कानपुर में, तो वहाँ 5 लाख से ऊपर है शहर की जनसंख्या, तो वहाँ नगर निगम काम कर देते हैं। तो ये तो जनगणना के, अब हो सकता है यहाँ भी 5 लाख से ऊपर हो, लेकिन जिस जनगणना से ली गई है उसी जनगणना की समझ में आया। तो ये यही जो शासन करती है इसको कहते हैं स्वशासन। ये जो स्वशासन क्यों कहते हैं? क्योंकि नगर पालिका को अधिकार दिया गया है। नगर पालिका के विषय बताएगा, अभी आप लोग संविधान पढ़े होंगे तो नगर पालिका को 16 विषय दिए गए हैं, ठीक है। तो यही जिसको स्वाधिकार दिया गया, इसकी शुरुआत ये। अब आपको देखिए जानना जरूरी है कि स्वशासन क्या होता है, ठीक है। ये स्वशासन यानी उनको विषय दे दिया गया है सरकार के कि अपना, जैसे नगर पालिका क्या काम करती है, नगर में सफाई करती है, स्वच्छता अभियान चलाती है, स्वास्थ्य करती है, लाइट की व्यवस्था करती है, पार्क की व्यवस्था करती है, यही सारे विषय हैं उनके, ठीक है। तो इसको कहते हैं स्वशासन। वो अपने अनुसार क्या कहते हैं, उनको ये दे दिया गया कि ये बजट आवंटित है, वो अपना काम करें, रहेंगे सरकार के अधीन, लेकिन एक तरीके से स्वशासन दे दिया गया। हाँ, स्वशासन को कर सकते हैं। ऐसे ही गांव में जो प्रधान का चुनाव होता है, कि प्रधान को भी एक अधिकार दिया गया है कि अपने गांव के विकास का जो बजट आएगा वो अपने अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं स्वशासन। यही शुरुआत हुई थी किसके काल में? रिपन के काल में। तो रिपन का काल बहुत डेवलपमेंट काल था भारत के इतिहास में। उन्होंने बहुत अच्छे फैक्ट्री एक्ट कानून हुआ, पास हुआ। दूसरा ये आपका नगर पालिका स्वशासन दिया ही, जनगणना स्थायी शुरू हो गई थी, तो इनसे क्वेश्चन कई आते हैं। अब गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन लॉर्ड डफरिन के काल में कांग्रेस पार्टी जो है ना, उस समय जमाने में, उस समय ये बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन था। 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना। लीजिए 1885 से 1888 के बीच में ये भारत बर्मा का तीसरा युद्ध, तृतीय युद्ध, 2 युद्ध पहले हो चुके थे। भारत बर्मा का तृतीय युद्ध, बर्मा पर भारत की विजय, बर्मा पर भारत की विजय। बर्मा पर भारत की विजय। देखिए जो बर्मा, इसमें हम लोग म्यांमार बोलते हैं ना, 1888 ईस्वी में उसको जीत लिया गया था बर्मा, लॉर्ड डफरिन के काल में। लेकिन बाद में 1935 का एक अधिनियम पारित किया गया। उस अधिनियम के तहत बर्मा को फिर से आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है। यानी बर्मा पहले भारत का हिस्सा था, अब 1935 तक भारत का हिस्सा था। 1935 में अंग्रेजी सरकार ने इसको स्वतंत्र कर दिया था। यानी 3 युद्ध बर्मा के लड़े गए थे, 1824 में, 1852 में और 1885 से 1888 के बीच में 3 बार युद्ध लड़े गए थे। और तीसरी बार डफरिन के काल में बर्मा को जीतकर भारत में मिला दिया गया।
लिख लीजिए, लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 ईस्वी में 1885 में बंगाल कृषक अधिनियम पारित हुआ। बंगाल कृषक अधिनियम ये भी 1885 ईस्वी में ही पारित हुआ, बंगाल कृषक अधिनियम। इस अधिनियम में जो जमींदार, हमने बताया था बंगाल में जो स्थायी भूमि व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था थी बंगाल में? रैयतवाड़ी थी कि महलवाड़ी थी कि जमींदारी व्यवस्था? जमींदारी थी ना, बताया है। तो उस समय कई विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम पारित किया, बंगाल कृषक अधिनियम। इसमें कृषकों को जमींदारों के चंगुल से छुड़ाया गया। बहुत से कृषक परेशान थे जमींदार को, तो ये राहत बहुत उस समय का जो कृषकों के लिए बहुत राहत बड़ा अधिनियम था कि जमींदारी मतलब जमींदार जबरन कृषकों को अपने वहाँ पर नहीं रख सकते हैं। जबरन जो काम कराते थे उससे उनको छूट मिली थी। 1885 में ये बंगाल अधिनियम था। इसके बाद गवर्नर जनरल बन के आए थे लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। क्या हुआ? नाम क्या था? लॉर्ड लैंसडाउन। में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम पास हुआ। 1891 ईस्वी में सेकेंड फैक्ट्री अधिनियम, पहला उनके काल में पारित हुआ, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम उनके काल में पारित हुआ था, लैंसडाउन के काल में। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम जितने गवर्नर जनरल आए थे, उस गवर्नर जनरल ने कोई भी काम करने के लिए अपने सहयोगी कई लोगों को वो नियुक्त करते थे और उनसे बहुमत के आधार पर अधिनियम पारित करते। जैसे आज विधायिका यानी संसद या विधान मंडल में जो पास होता है, उसी की शुरुआत करके इन लोगों ने ये अधिनियम बनाया था। तो 1892 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश गवर्नर जनरल शुरुआत में कम से कम 6 लोगों के साथ बैठकर कानून बनाएगा। ठीक है, जैसे आज हमारे देश में कानून बनता है, कैसे बनता है? तो संसद में कितने लोग बैठते हैं? अलग अलग लोग बैठते हैं ना। यहाँ पे 500 कितने बैठते हैं? अधिकतम 45 है, लेकिन है इस समय 43 लोग। तो वैसे ही और राज्यसभा में कितने बैठते हैं? 245 है। अधिकतम कितना होना चाहिए? 250। लेकिन इस समय तो ये लोग बैठ के पारित करेंगे, ये लोग पारित करेंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर बनेंगे, तो क्या होगा? कानून बनेगा। वैसे ही गवर्नर जनरल यानी अपने साथ 6 मेंबर को लेकर बैठकर कानून पारित करते थे। 6 में कम से कम उनको 3 में तो बराबर हो जाएगा, 4 चाहिए कम से कम। तो उस समय गवर्नर जनरल को वीटो पावर होता था। गवर्नर जनरल और 5 लोग, 1 लोग और 2 लोग और, तो कानून पारित हो जाता था।
तो ये इन्हीं के समय 1892 में एक अधिनियम पारित हुआ, जिसमें खुद 6 लोग थे, बाद में इन्होंने और संख्या मनोनीत करना शुरू किया। तो ये पारित हुआ इन्हीं के काल में, लॉर्ड लैंसडन। इसके बाद गवर्नर जनरल आए लॉर्ड एल्गिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिख लीजिए आपको, लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899। इनके समय में भी एक आयोग का गठन हुआ, जो भारत में आपदा आई, उस आपदा के लिए लॉयल आयोग लिख लीजिए। 1896-97 में लॉयल आयोग का गठन हुआ। 1896-97 में लॉयल आयोग का गठन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है लॉर्ड कर्जन। देखिए 1899 से 1905। इनके काल में, लॉर्ड कर्जन के काल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे विद्रोही, मतलब भारतीयों के लिए इन्होंने ऐसे काम किए कि इनके रहते हुए भारतीयों को बहुत विरोध करना पड़ा। इनके काल में बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन। ईस्वी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत ये सबसे बड़ा आंदोलन उस समय का था। भारत में शुरुआत हुई थी, इन्होंने बंगाल विभाजन कर दिया था। बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में एक आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसको कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का मतलब होता है कि भारत में बनी हुई चीज़ों को ही उपयोग किया जाए, यानी विदेशों से जो सामान आयात होता था उसका विरोध किया जाए। इसलिए इस आंदोलन की शुरुआत इसके लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, इससे पहले इनके में भी एक आयोग गठन हुआ था 1902 ईस्वी में, रेले आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट लिखिए। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की गठन हुआ। सर टॉमस रेले, सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। विश्वविद्यालय की जान के इसका गठन किया गया था टॉमस रेले।
1902 में ही सर मैकडोनाल्ड लिखिए, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आया। 1902 में अकाल आया था, तो इन्होंने भी एक आयोग का गठन किया जिसका सर एंटनी मैकडोनाल्ड थे। 1904 ईस्वी में प्राचीन स्मारक अधिनियम, 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम, ये इनके काल की बहुत बड़ी घटना थी। इसका मतलब समझिए आप, प्राचीन स्मारक नहीं समझे। इन्होंने ही जब एक अधिनियम बनाया तो भारतीय जो इतिहास थी उसकी खुदाई शुरू होना चाहिए। जो हम लोग जानते हैं इतिहास के बारे में, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कब पता चला? 1921। तो 1904 के बाद, तब जब उन्होंने अधिनियम बनाया तो अधिनियम के बाद क्या हुआ, डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट बनने के बाद रिसर्च हुआ, खुदाई शुरू हुआ। तो यानी जो इतिहास, यानी सिंधु घाटी सभ्यता कब का इतिहास है, कितने साल पुराना इतिहास, लगभग आज से 4,500 साल पहले का। वो पता कब चलता है, मतलब कितने लोग चले गए इतिहास में। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने एक बुद्धिमानी किया कि उन्होंने एक स्मारक अधिनियम पारित किया। उससे क्या हुआ कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने खुदाई करना शुरू किया और ये पता चलना शुरू हुआ कि भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है। तो इन्हीं की देन है जिससे इतिहास की जो विशेषकर जानकारी हुई वो लॉर्ड कर्जन के महत्व के कारण हुई। अगर ये अधिनियम उस समय ना, कई गवर्नर जनरल आए, लेकिन इन्होंने ऐसा अधिनियम पारित हुआ कि इतिहास का रिसर्च होता गया, खुदाई की गई, खुदाई से कई चीज पता चला। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसी अधिनियम के बाद भारत में अधिकतर खुदाई हुई और उससे इतिहास का बहुत सी चीजें पता चला। तो 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम बना। 1904 ईस्वी में भी इन्होंने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित करवाया। 1904 भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इन्होंने ही पुलिस की जांच के लिए, पुलिस विभाग की व्यवस्था की देखरेख करने के लिए ही एक और आयोग गठन किया, सर एंड्रयू फ्रेजर। 1902 ईस्वी सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग बनाया। एक और लीजिए, 1905 ईस्वी में सर कॉलिन मानक्रीफ, 1905 ईस्वी सर कॉलिन मानक्रीफ की अध्यक्षता में सर कॉलिन मानक्रीफ
सत्ता में सिंचाई आया। तो इनके काल में कई आयोग का गठन हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट उस समय की सबसे बड़ी घटना हमने जो सबसे पहले क्रम में सीधे दिखाया है, ये अक्सर पूछा जाता है, इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल का विभाजन इसलिए इन्होंने किया था क्योंकि वो चाहते थे भारत दो संप्रदायों में बट जाए, यानी उस समय हिंदू और मुस्लिम में भेद डालने की सबसे प्रथम प्रयास लॉर्ड कर्जन के काम में हुआ और उन्होंने बंगाल को बांट दिया। और इसी बंगाल को जब विभाजन किया गया तभी भारत में आंदोलन की शुरुआत हुई, स्वदेशी आंदोलन। ये इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लॉर्ड कर्जन। ये लॉर्ड कर्जन जितने भी गवर्नर जनरल भारत में आए सबसे ज़्यादा विरोध इन्हीं का होता है। लॉर्ड कर्जन को ही औरंगजेब की उपमा भी। गोपाल कृष्ण गोखले एक भारत के स्वतंत्रता सेना नायक थे, उन्होंने कहा था कि लॉर्ड कर्जन जो है वो उन्होंने एकदम औरंगजेब की तरह काम किया जाए। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की गई थी? लॉर्ड कर्जन किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने उस समय। इसके बाद गवर्नर जनरल आए बनकर लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 ईस्वी। 1906 मुस्लिम आयोग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन, मुस्लिम लीग का गठन एक पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग का गठन हुआ 1906 ईस्वी में। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने जो बीज बोया था उस बीज का परिणाम ये हुआ कि एक पार्टी गठन हो गई धर्म के नाम पे, मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में। इनके काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम पारित हुआ था 1909 ईस्वी में, मिंटो मार्ले। देखिए 1909 ईस्वी मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1909 ईस्वी मिंटो मार्ले अधिनियम पारित हुआ। और इम्पोर्टेंट घटना हुई थी 1907 में, सूरत कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। लॉर्ड मिंटो, इसके बाद गवर्नर जनरल आए लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, इनका काल था 1910 ईस्वी से 1916 ईस्वी। भारत में पहली बार भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई थी? भारत मतलब इंग्लैंड में ब्रिटिश कंपनी बनी और भारत वो बनी थी 1600 ईस्वी लगभग में। और भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन कोई भी वहाँ का राजा भारत में अभी तक नहीं आया। पहली बार जब ये गवर्नर जनरल थे तो वहाँ के राजा आए थे, जॉर्ज पंचम भारत में आए थे। वो इसलिए आए थे कि भारत की राजधानी बदली जा रही थी। पहले कलकत्ता थी, फिर भारत की राजधानी कहाँ बदली गई? क्या बदली गई? 1911। तो इनका काल भी उसी के बीच में है ना, पूछा जाता है। देखिए, इतिहास की कोई भी घटना घटी है तो किस गवर्नर जनरल के काल में घटी है, यही इंपॉर्टेंट होता है। तो
इनके काल में अभी कितने भी गवर्नर जनरल हैं, लेकिन कोई भी वहाँ का जो किंग था या वहाँ की जो रानी थी वहाँ की जो, ठीक है, तो वो नहीं आए थे यहाँ पे। तो ये पहली बार किंग भारत में आए थे जॉर्ज पंचम। लिख लीजिए, भारत में जॉर्ज पंचम का ब्रिटिश राजा लिखिएगा, ब्रिटिश किंग लिखिएगा ना, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का भारत में आगमन। 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1911 ईस्वी बंगाल विभाजन रद्द घोषित हुआ। 1911 ईस्वी 1911 ईस्वी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई। इस तरह लिखिए आपको, 1911 कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित। 1912 में लागू हुई। यानी ये घोषणा की गई 1911 में कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल दी जाएगी, और जो लागू कर दिया गया वो 1912। तो दोनों क्वेश्चन आता है कि कब घोषणा की गई थी और इसको कब लागू किया गया था। 1912 ईस्वी में ये लागू कर दिया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पे 1912 ही ईस्वी में इन पर बम फेंका गया था। लिख लीजिए, 1912 ईस्वी लॉर्ड हार्डिंग पर बम से हमला। अब गवर्नर जनरल लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1900। इनके काल में एक बहुत इम्पोर्टेंट अधिनियम जिसको हम लोग इतिहास में 1919 के अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। 1919 का अधिनियम पारित। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत है। 1919 का नियम क्या था? 1919 का अधिनियम था, उसमें उस समय जैसे आज आपकी विधानसभा है, पहले केंद्र में विधानसभा थी, बाद में छोटे छोटे राज्यों, उस समय जो शहर थे जैसे बम्बई था, मद्रास था और आपका कलकत्ता था, ऐसे 4-5 शहर में भी छोटे छोटे जो गवर्नर थे उनको लेकर एक सभा बना दी गई। जैसे आपका राज्य है, राज्य का राज्यपाल को क्या बोलते हैं आप? गवर्नर बोलते हैं, है ना। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कलकत्ता में रहते थे, लेकिन छोटे छोटे राज्य जैसे मान लीजिए बम्बई हुआ, तो बम्बई में एक गवर्नर वो बैठता था, वो बम्बई में पूरा प्रशासन करता था, और उस गवर्नर को सहायता के लिए और भी सदस्य होते थे, उनकी नियुक्ति की जाती थी। जैसे विधायक होते हैं ना आजकल, वैसे ही नियुक्ति की जाती थी। और उस गवर्नर को पूरे बम्बई में, जैसे आपके उत्तर प्रदेश है,
राज्य है ना, जितने राज्य हैं वहाँ अलग अलग विधानसभा है, वैसे ही उस समय भी अलग अलग विधानसभा बनाई गई। जैसे गवर्नर जनरल तो मान लीजिए कलकत्ता में बैठा हुआ है, इस समय तो दिल्ली में मान लीजिए, लेकिन दिल्ली के साथ साथ छोटे छोटे जो प्रांत थे, जैसे बम्बई प्रांत था उस समय, मद्रास प्रांत था, ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत था, सिंध प्रांत था। तो ये जो प्रांत थे इसमें छोटे क्या कहते हैं, गवर्नर को लेकर एक विधानसभा बना दी गई थी। विधानसभा का मतलब होता है, जैसे ये एक कमरे में आप सभी लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोग जो कानून पारित करेंगे तो एक सभा हो गई है, और कानून को बोलते क्या है, विधान, लीगल यानी विधान। तो जहाँ पे कोई बैठ के कानून पारित करे उसी को विधानसभा बोलते हैं, नियम बनाए। तो गवर्नर यानी छोटे छोटे जो गवर्नर थे प्रांतों के, उनके लिए अधिनियम बहुत इम्पोर्टेंट था। तो भारत में यहाँ द्वैध शासन लागू किया गया। द्वैध शासन कैसे लागू किया गया? गवर्नर को अलग विषय दे दिया गया था, और जो विधायक लोग चुन के आते थे उनको अलग विषय बांट दिया गया था। यानी पहली बार भारत में द्वैध शासन पारित किया गया था। कहाँ पे? विधानमंडल में, यानी राज्यों में, प्रांतों में लागू किया। तो 19 का सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम था प्रांतों में द्वैध शासन। ये अधिनियम के बारे में डिटेल हम आपको अलग से बताएंगे, क्योंकि इनके काल में ये अधिनियम पारित हुआ था, हमने अंकित है। तो 1919 का अधिनियम की सबसे शुरुआत हुई कि केंद्र मतलब राज्य में द्वैध शासन था, गवर्नर अलग कानून बनाएगा और मतलब गवर्नर का विषय अलग रहेगा। जैसे भारत में द्वैध शासन है कि नहीं है? है कि नहीं है? कैसे है? राज्य सरकार अलग कानून बनाती है, उनका विषय बटा हुआ है, और केंद्र सरकार का विषय बटा है नहीं बटा है? रेल पे कानून कौन बनाया? रेल सरकार ने दोनों कानून बनाए। रेल में उत्तर प्रदेश सरकार कानून बनाएगी, एक बनाएगी, लागू तो पूरे देश में होगा, ये अलग बात है। हम लागू करें, बनाने की बात हम कैसे ठीक। तो जैसे पुलिस सर्विस है, तो पुलिस पे कानून कौन बनाएगा? मोदी जी बनाएंगे कि जो राज बनाएंगे, ठीक है। तो मोदी जी सेना पे, मिलिट्री पे कानून बनाएंगे, समझ में आया? हवाई जहाज, एरोप्लेन पे कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। भारत में भी द्वैध शासन यानी डबल प्रशासन है ना, बांटा गया। तो यही अब आप समझ गए ना। लेकिन यहाँ प्रांतों में भी गवर्नर को विषय अलग था कि वो किस विषय पे गिरा। तो ये द्वैध प्रशासन की शुरुआत हुई थी 1919 के दिन। ये इनके ही काल में भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन। उन्नीस में रॉलेट एक्ट पारित हुआ इनके काल में। अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 1921 से 1926 लॉर्ड रीडिंग। खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था, मतलब खिलाफत आंदोलन लाने का कारण क्या? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का कारण क्या है? क्योंकि ये पूरा टॉपिक है, इसको तो हमको पढ़ाना ही है, लेकिन आपने पूछ लिया तो हम इसको बता देते हैं। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत परसों से जो इतिहास में मुस्लिम संप्रदाय में खलीफा होते थे, क्योंकि आप आज अगर आप पहली क्लास से आ सकते हैं, हमने बहुत पहले ही हिस्ट्री पढ़ाया था, उस हिस्ट्री में हमने सल्तनत का आगे बताया था। तो सल्तनत काल में हमने एक चीज़ बताया था कि मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक गुरु हुआ करते थे, वो धर्म गुरु को वो अपने लोग को खलीफा मानते थे। उस
खलीफा के प्रति हर देश का, पूरे विश्व के देशों का सम्मान हुआ करता था। तो ये खलीफा अलग अलग देश में हुआ करते थे। जब हम इल्तुतमिश का इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय बगदाद में खलीफा रहते थे, ईरान में। उसके बाद जब तुगलक वंश आता है तो वो मिस्र में खलीफा हो जाते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं असहयोग यानी खिलाफत आंदोलन के समय तुर्की में खलीफा थे। तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा की पदवी दी गई थी। तो सभी मुस्लिम लोग उसको बड़े सम्मान से देखते थे। चूँकि 1914 से भारत प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। हमारे देश में कौन शासन करता था? इंग्लैंड और तुर्की का, इंग्लैंड तुर्की के अगेंस्ट था और तुर्की में खलीफा थे। तो यहाँ के मुस्लिमों ने कहा था कि आप तुर्की को हरा के लेकिन उनके खलीफा को मत हटाइएगा। इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ के खलीफा को पदस्थ कर दिया, यानी हटा दिया। इसलिए भारत के जो मुस्लिम हैं वो विरोध करने लगे। इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया कि उनके जो धार्मिक मामला था उसका विरोध करने के कारण भारत में ही विरोध करने लगे उनका कि आपने क्यों तुर्की में खलीफा को हटा दिया, उनकी पद को क्यों समाप्त किया। उनका जो पद था वहाँ पे तुर्की में क्या किया, उन्होंने हरा कर उनके पद को समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। तो भारत में आंदोलन शुरुआत हो गया, खिलाफत आंदोलन। बाद में यही खिलाफत आंदोलन जब गांधी जी के नेतृत्व में आया तो यही असहयोग आंदोलन में कंट्रोल हो गया, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो गांधी जी को बुला लिया गया। तो गांधी जी ने कहा कि खिलाफत के अलावा गांधी जी नाराज थे क्योंकि एक रॉलेट एक्ट पारित हो गया था, अभी लिखवाया 1919 में, उसके खिलाफ गांधी जी कर रहे थे। तो गांधी जी ने इस पूरे आंदोलन को चेंज करके असहयोग आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। तो खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक रूप से मुस्लिमों का आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्योंकि जब गांधी जी का नेतृत्व आ गया तो उन्होंने संपूर्ण भारत में एक आंदोलन का नेतृत्व शुरू कर दिया, उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत का जो कारण था वो धार्मिक रूप से खलीफा को हटाए जाने का कारण समझा। अभी तक तो हमें ये जानते थे कि 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ये असहयोग आंदोलन चालू किया गया, खिलाफत आंदोलन चालू किया गया। नहीं, जलियांवाला कांड जो हुआ था वो उसके कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी। जलियांवाला कांड के बाद, जलियांवाला बाग कांड नहीं, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, अब चूंकि आपने पूछ लिया तो आपको पूरा फिर से निकालना पड़ेगा। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो बनाया था अंग्रेजों ने, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है जी, और वो व्यक्ति ना कोई अपील कर सकता है, ना कोई दलील कर सकता है, ना कोई वकील कर सकता है। तो इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थान पे विरोध हो रहा था। उस विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश से गोली चल गई, जिसमें 379 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए थे। तो वो तो जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसका तो गांधी जी अलग से विरोध कर ही रहे थे। लेकिन ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये दो बंधु, अली बंधु, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो अली विरोध कर रहे थे तुर्की पे जो उनके खलीफा को हटा दिया गया था उसके कारण। तो ये दोनों चीज अलग अलग है। लेकिन चूंकि विरोध ब्रिटिश सरकार का था इसलिए गांधी जी कर ही रहे थे, तो नई दिल्ली में गांधी जी को भी बुला लिया गया था। इस कारण गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करते हुए इसका नाम दे दिया था असहयोग। बाद में ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी। ठीक, ये चीज देखिए, जो मूवमेंट होता है वो एक योजना बना के, प्लान बना के शुरू की जाती है। आंदोलन, जो क्रांति होती है वो कोई भी एक व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति विरोध के रूप में, जैसे जैसे मंगल पांडे थे, उन्होंने कारतूस का प्रयोग नहीं और किया और गोली मार दिया तो 1857। लेकिन जो एक आंदोलन जब भी बनाएंगे तो कोई एक नेतृत्व करता रहेगा, वो पूरे लोगों को प्लानिंग बना के सहयोग लेके काम करेगा, वो आंदोलन होता है। जैसे स्वदेशी आंदोलन हुआ, स्वदेशी आंदोलन में बैठक की गई, प्लान बनाया गया कि हम सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको क्रांति करना है तो आप किसी की बात नहीं मानेंगे, अपना ही उठाएंगे और हमारे खिलाफ विरोध कर देंगे, ठीक
है। क्रांति एक तरीके से आत्म नेतृत्व भी, मतलब कोई नेतृत्व से नहीं मतलब है, वो कभी भी शुरुआत होती है। और आंदोलन क्या है? आंदोलन के लिए एक नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है, एक संगठन की भी आवश्यकता होती है, एक समूह की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। क्रांति कभी भी कोई व्यक्ति कभी भी कर सकता है। ठीक है। क्रांति हिंसात्मक भी हो सकती है। ज़्यादातर जो क्रांति होती है वो वास्तव में हिंसात्मक रूप ले लेती है। आंदोलन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा हिंसात्मक ही हो। तो इनके काल में जो हम आपको बता रहे थे, लॉर्ड रीडिंग के काल में 1921 से 1926 इनके काल में कई घटनाएं घटी। इनके काल में चौरी चौरा कांड हुआ था 1922। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 5 फरवरी 1922। लिख लीजिए, चौरी चौरा कांड हुआ लॉर्ड रीडिंग के काल। सर तो इसका नाम चेंज कर दिया गया है, चौरी चौरा कांड को चौरी चौरा जन आक्रोश कर दिया गया है। चौरी चौरा कांड का नाम चेंज करके चौरी चौरा जन आक्रोश कर दिया गया है। देखिए, इतिहास में जो घटना उस समय घट करके नाम लिखा गया है वो वही माना जाएगा। नहीं सर, अभी मॉडिफाई किया गया है शायद। क्या बोलते कि उसको जन विद्रोह, हाँ, जन आक्रोश कर दिया। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, चौरी चौरा तो एक जनता का आंदोलन था जी। ठीक है, नाम शब्द चेंज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख लीजिए 1922 में चौरी चौरा कांड, ये 5 फरवरी इन्हीं के काल में हुआ था। इन्हीं के काल में काकोरी 1925 ईस्वी काकोरी कांड लिखी है। अब अगले गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इनके काल में साइमन आयोग का गठन एवं आगमन। साइमन आयोग का गठन एवं आगमन। ये जितनी चीज़ें हम आपको लिखा रहे हैं, सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्योंकि एक गवर्नर जनरल के टॉपिक से ले रहे हैं तो इसकी सारी का हम वर्णन अलग अलग से करेंगे। ठीक है, ये तो हम बता रहे हैं कि किसके काल में घटना हुई है, बस इतना ही था। 1926 मतलब ये साइमन आयोग का गठन और आगमन। लॉर्ड इरविन के काल में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन इनके काल में। अब आप पूछिए लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944। सर लेकिन तो गोल में सम्मेलन भी होता, लेकिन गोल में सम्मेलन हुआ था किसके? इनके काल में हाँ हुआ था। अब वो हम आपको डिटेल से दिखाएंगे ना, वो अलग किसके पूरा बताना है हमको, इसीलिए अभी हम पूरा लिखाने लगेंगे तो इसी में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, पूरा डिटेल से बताना है। अब लॉर्ड लिथगो लिख दीजिए, लिथगो लॉर्ड लिथगो 1936 से 1944। इनके काल में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह इनके काल में हुआ था। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। मिशन का भारत आगमन।
1944 से 1947 लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 लॉर्ड वेवेल 1946 भारत 1945 में पहले 1945 शिमला सम्मेलन का आयोजन 1946 कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 प्रथम तो 1946 में ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1947 मतलब अंतिम कर रहे हो लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 3 जून 1947 माउंटबेटन 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना 1947 माउंटबेटन योजना भारत अब लिख लीजिए भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 इसको बंद करिए इसको बंद करिए इसको बंद करिए अब ये हमने